टीवी कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक जानकारियां देते हैं। और अगर कोई भारतीय जम्मू कश्मीर या लद्दाख के हवाले से भी हमारे पास खबर हो तो वो भी आपको पेश करते हैं। आज हमारे पास सारे ही तकरीबन इलाकों की खबरें। शुरू करते हैं नाजरीन पाकिस्तान से, जहां पे सिंध में सैलाब जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और सैलाबी रेले वहां आके तबाही फैला रहे हैं। इस वक्त कल जो है वो 500 देहात और डूब गए हैं सिंध में, और उनके डूबने की वजह से 1,60,000 की आबादी मुतासिर हुई है। और इस वक्त 4.25 करोड़ लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं पाकिस्तान में, और अभी तक सिर्फ 60,000 लोगों को कैंपों में मुंतकिल किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कैटास्ट्रोफ है पाकिस्तान। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तानी कब्जे में है, वहां पे 10 यूनियन काउंसिल जो है उनको आफत ज़दा करार दे दिया गया है। अब तक मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 120 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो सैलाब में बह गई हैं, जबकि तकरीबन 80,000 कनाल जो ज़रई जमीन है जिसपे फसलें थी वो भी गर्क हो गई। इसी तरह 32 पन बिजली घर वो होते हैं जो पानी के साथ पन बिजली पैदा करते हैं। 32 पन बिजली घर, 500 इरिगेशन चैनल्स और 64 पुल जो है वो सैलाब से तबाह हो चुके हैं। 546 यानी 546 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि 618 घर ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है। सैलाब की वजह से अब तक जो हमारे पास कंफर्मेशन है उसके मुताबिक 2,30,000 लोगों में मलेरिया और डायसेंट्री और डेंगू और दूसरी जो बीमारियां हैं, वबाई बीमारियां, वो फैल चुकी। और करदू में नाजरीन में आपको बताता चलूं कि छूमक मोहल्ला है, वहां पे बिजली ना होने के खिलाफ कल जो है प्रदर्शन किया है वहां के लोगों ने। और इसी तरह से रावलाकोट में पुंछ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने बहुत जबरदस्त मुजाहरे किए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो जो इस वक्त प्रॉब्लम है पीओजेके की। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें कीमती जानों का जाया, और जब कोई गाड़ी गिरती है तो उसमें मुश्किल से ही कोई बचता है। और सेफ्टी वॉल्स नहीं है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हुई है, उसकी वजह से पहाड़ जो है वो कमजोर हो गए, क्योंकि दरख्त जो होते हैं वो पहाड़ों को पकड़ के रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और टिम्बर माफिया की मिली भगत से नाजरीन दरख्त बड़े पैमाने पे काटे गए हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जो है 1947 में इसका कुल रकबे का 42% जंगलात पर मुश्तमिल था, जो आज कम होकर सिर्फ 14% रह गया। ऐसे ही एक लैंडस्लाइड हुई है, देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आज मैं शहनवाज अली शेर एडवोकेट सीनियर साफ़ी मज़हर इलियास साहब के साथ निकालता कोटली रोड जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है वो जो यहाँ से बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है, जिस तरह आप देख सकते हैं। और ये सड़क जब चंद साल कबल तामीर हुई थी तो उसके बाद ये वहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 14-15 फुट लंबाई में और 8 से 10 फुट चौड़ाई में जो है ये नीचे बैठ गई थी, और ये उस वक्त से इस वक्त तक बैठी रही है। तो उस वक्त भी यहाँ से हुकाम मुतलका इदारा जात सारे यहाँ से गुजरते रहे हैं, लेकिन उनके भी मुशाहदे में ये आती रही है, और हमने भी उनको मुतअद्दिद मरतबा कहा कि ये रोड की जो है ये गिर जाएगी और इसका काम जो है वो ठीक नहीं किया गया, लिहाजा इसके मसले को दूर किया जाए। तो वो आज फिर वही हुआ जो होना था, और बड़ी तादाद में ये रोड मुतासर हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक मट्टी डाल के शायद बेलदारों ने जो है एक लाइन जो है एक उसका तयन किया है, लेकिन अब शोल्डर और उस तरफ से जो है वो मट्टी काट के जो है वो रास्ता बनाया गया है जो तकरीबन 6-7 फुट है। तकरीबन एक गाड़ी जो है वो बामुश्किल गुजर सकती है, और बड़ी गाड़ी जो है वो उसके लिए गुजरना बहुत मुश्किल है। और बाकी जो इस लाइन से जो मट्टी की लाइन बनाई गई है और जो यहाँ से स्लाइड का एंड जो है यहाँ तकरीबन 5-6 फुट ये बाकी बच रही है, लेकिन ये भी गिरी हुई है। ये किसी वक्त जो है मज़ीद बारिशों के वजह से या वैसे भी जो है गिर सकती है।
तो यहाँ फिर जो है उस तरह की रुकावटें नहीं है, ये सारी सीधी लाइन आती है और यहाँ से गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरती हैं। अगर किसी बंदे के इल्म में ना हो, ड्राइवर के इल्म में ना हो, या वो फिर इसको जान ना सके या समझ ना सके, तो वो गाड़ी यहाँ से नीचे भी चली जाएगी। और अगर यहाँ नए सिरे से जो है वो दीवार जिस तरह बनानी चाहिए असूलों के मुताबिक वो ना बनाई गई, या फिर यहाँ रुकावटें डालकर साइन बोर्ड ना रखे गए, या ये एक वाज़ह इसका जो है इलाका जो है उसका तयन ना किया गया, तो फिर जो है बड़ी गाड़ियाँ समेत छोटी गाड़ियाँ जो है वो किसी वक्त हादसे का शिकार हो सकती हैं। तो हमने मुतल्लिका इदारा जात से अभी मुतालबा भी किया है और अब भी इस वीडियो के ज़रिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इस सड़क की तामीर की जाए, लैंड स्लाइडिंग का ख़ात्मा किया जाए और जो तयशुदा असूल हैं उनके मुताबिक जो है वो यहाँ दीवार बनाई जाए, अटबंदी की जाए और साइन बोर्ड लगाए जाएँ और सेफ्टी वाल यहाँ लगाई जाए। नाज़रीन सेफ्टी वॉल का मुतालबा कर रहे हैं ये। और आपको याद होगा कि मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर पीपल्स लाइव्स मैटर के नाम से एक तंजीम बनी है जिसका सिर्फ एक ही मुद्दे पर फोकस है और वो है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाके और रास्ते जो हैं वहां पे सेफ्टी वॉल्स और सेफ्टी बैरियर्स बनाए जाएं ताकि हादसे की सूरत में गाड़ियां खाई में ना गिरें और जो कीमती जानें ज़ाया होती हैं वो बच जाए। इसी तरह उनका मुतालबा है कि सड़कें जो हैं उनको भी बेहतर बनाया जाए और ठीक किया जाए। नाजरीन, अब चलते हैं हम एक ऐसी डेवलपमेंट की तरफ जिसका बराह रास्त तो जम्मू कश्मीर से उस तरह ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिलवास्ता ताल्लुक जरूर है। भारत और चीन के दरमियान आपको याद होगा पिछले साल झड़पें हुई थी जिनके नतीजे में दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ सैनिकों का। अब सुनने में यह आ रहा है कि चाइना इस बात पर मुत्तफिक हो गया है कि अपनी फौजें जो है वो एक जहां पे खड़ी की थी बॉर्डर पर वहां से पीछे हटा ले। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या इस बात का इम्कान है कि किसी तीसरे मुल्क में चीन के जो लीडर हैं शी जिनपिंग और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी कोई मुलाकात भी हो सकती है जिसमें मामला को फाइनलाइज किया जाए। ये सारी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल AK सिवाज, टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर हेड हैं, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस की है। बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, थैंक यू मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये कैसे देख रहे हैं? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो चाइना रिट्रीट कर रहा है ये कौन सा इलाका है जहां से रिट्रीट हो रही है और ये क्यों कर रहा है चाइना रिट्रीट, क्या वजूहात हैं इसकी? देखो, ऐसा है मिर्जा साहब कि आपको व्यूअर्स को ये याद होगा कि अप्रैल मई 2020 में जो चीन था अपनी 3 डिवीजन लेके ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में आ गया था और वहाँ पर जब ये आया तो भारत ने भी अपनी जो करीब 3 से ज़्यादा डिवीजन लगा दी और एक मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी, मतलब कि टैंक वर्सेस टैंक और आर्टी गन वर्सेस आर्टी गन, एयर डिफेंस वेपन वर्सेस एयर डिफेंस वेपन। और यही नहीं, भारत ने अपने जो वायु शक्ति थी उसका भी एक प्रकार से वहाँ पर डिप्लॉय किया और भारत की कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी तगड़ी पहुँच हो गई थी। इसी के साथ साथ हमने 29-30 अगस्त को जो क्लास रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली। इससे पहले मैं ये भी बताऊं अपने व्यूअर्स को, वहां पर गलवान में झड़प हुई थी जहां पर भारत के 20 से जवान शहीद हुए थे और चीन के 100 से ज़्यादा चीनियों को मौत के हाल उतार दिया था। और इसके बाद भारत ने क्लास रेंज को पकड़ा था, वो एक गेम चेंजर थी। उससे क्या है, चीन बुखला गया था क्योंकि वो एक ऐसा इलाका था जो कि चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता था और स्पंगुर गैप जहाँ से चीनी 1962 में आए थे वो इलाका हमारे अंडर आ गया था। मगर फिर बातचीत का दौर स्टार्ट हुआ और कुछ लेना कुछ देने के में हुआ कि डिसंगेजमेंट 3 फेजेज में होगी कि एग्री किया कि हम डिसंगेज करेंगे कि पहला डिसंगेजमेंट नॉर्थ और साउथ पेंगोंग में होगा और दूसरा होगा जो गोगरा हॉट स्प्रिंग में और तीसरा होगा देपसांग में। इसलिए भारत ने ये विश्वास किया चीन का कि चीन जो कह रहा है मानेगा। तो भारत ने पहले फेज में
कैलाश रेंज को वेकेट कर दिया, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ पैंगोंग में था। नॉर्थ में चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 गया, भारत ने कैलाश रेंज को जो खाली किया। मगर जब से भारत ने कैलाश रेंज को खाली किया तो जो फेज 2 और फेज 3 में डिसएंगेजमेंट होनी थी, चीन उसको धीरे धीरे टालने लगा। और इस तरीके से गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी काफी हद तक जो डिसएंगेजमेंट होनी थी उसमें वो कानाकरी करने लगा। और बड़ी मुश्किल से अभी जो माना है कि वो फिंगर जो PP-15 है वहां से विड्रॉ करेगा गोगरा हॉट स्प्रिंग से। और इसके बाद डेप्सांग के बारे में अभी तक बातचीत नहीं हुई है, वो आगे बात होगी। कहने का मतलब अब चीन ने ऐसा क्यों किया? चीन का इसलिए किया चीन ने, आज चीन डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, अमेरिका के ऊपर से उसका प्रेशर है, यूरोप कंट्री प्रेशर है, वो भारत से कहीं ना कहीं रिलेशन को सुधारना चाहता है। और वो चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग जो उनके राष्ट्रपति है, जो कि SCO समिट में जा रहे हैं 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में, तो वहां पर मिले, मुलाकात हो। मुलाकात तभी हो सकती है जब कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हो, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई हो। तो एक चीन पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा रहा है कि वो एग्री कर गए हैं कि हम PP-15 जो है गोगरा हॉट स्प्रिंग के इलाके में डिसएंगेज करेंगे, और अगला जो फेज होगा डेप्सांग या वो आगे बात करेंगे। मतलब कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो चीन की तरफ से ज्यादा बल्कि भारत की तरफ से इसलिए नहीं है क्योंकि चीन को अब ऐसा लग रहा है कि चीन बहुत डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया और अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर है, इसलिए ये कार्रवाई कर रहा है। वो दिखा रहा है पॉजिटिव कि भारत से उसके रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। उसको मुझे लगता है भारत को चीन की इतनी जरूरत नहीं है अभी जितनी चीन को भारत की जरूरत है। मिर्जा साहब, तो आप समझते हैं कि ये मामलात जो है इस महीने के एंड तक अगर मोदी जी और शी जिनपिंग की 1-to-1 मुलाकात होती है उसमें तय पा जाएंगे? देखो फर्क तो पड़ सकता है, क्योंकि अगर शी जिनपिंग और मोदी साहब का मुलाकात होती है तो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन रिलेशन की तरफ बात चल सकती है, मगर अभी भी बहुत लंबा रास्ता जाना है, क्योंकि जब तक चीन डेप्सांग से वापस नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं आ सकती ईस्टर्न लद्दाख में। क्योंकि डेप्सांग का जो इलाका है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चीन को भी, क्योंकि चीन उस इलाके से डायरेक्टली आ सकता है नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर में बाईपासिंग DBO। वो इलाका हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हम जा सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काराकोरम हाईवे और वेस्टर्न हाईवे है जो उनका सिंगजांग से लासा। और डेप्सांग का एक ऐसा इलाका है जहां पर पाकिस्तान और चीन का कलूजन हो सकता है। पाकिस्तान जो चीन है जो ईस्ट से एक्साइचन से और पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान से सैंडविच कर सकता है नुब्रा वैली और साइचन, इसलिए स्ट्रेटेजिकली चीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्सांग। मुझे लगता नहीं डेप्सांग इतनी जल्दी वो खाली करेगा। तो ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग में बात जो बोला है, PP-17 पहले ही खाली कर चुका था, PP-15 की बातचीत हुई है, यहाँ तक वो मान जाएगा। और यहाँ पर भी ये इसकी एग्रीमेंट अभी नहीं पिछले साल होगी थी, मगर जो कार्रवाई ग्राउंड पे नहीं हुई थी क्योंकि चीन मान नहीं रहा था। अब चीन को भारत की ज्यादा जरूरत है, वो चाहता है कि शी जिनपिंग किसी तरीके से मोदी साहब से मिले तो उनका एक प्रकार से जो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया चीन उसमें उसको फायदा होगा। तो शायद अब वो कार्रवाई इसलिए ज्यादा कर रहा है चीन, दिखाने के लिए कि हम हाँ डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हैं। और मगर मैं यही कहूंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं गोगरा हॉट स्प्रिंग जितना इम्पोर्टेंट डेप्सांग है, क्योंकि अब जब ही पता चलेगा जब वो डेप्सांग से भी मानेंगे वापस जाने की, वो मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी मानने वाले हैं। और ये भी बात सच है कि अब जो कार्रवाई ये मानने हैं जो कर रहे हैं वो उसकी वजह सिंपल ये है कि आज उनको भारत की ज्यादा जरूरत है। मिर्जा साहब, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि बरतानवी मलका जो थी क्वीन एलिजाबेथ उनका इंतकाल हो गया है। पूरा दिन ये खबर आती रही कि उनकी तबीयत खराब है और उनके तमाम रिश्तेदारों को और प्रिंस हैरी और विलियम को सबको वहां बेलमोर में बुलाया गया था। तो अभी ये न्यूज ब्रेक हुई है तकरीबन 11 मिनट पहले
कि उनका इंतकाल हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ जो है बरतानिया की, उनका इंतकाल हो गया है। और MATV और मेरी तरफ से और मेजर जनरल सिवाज की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है वो हम ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ जो है इजहार ताज़ियत करते हैं। उनका बड़ा अच्छा दौर था, बड़ा लंबा तवील दौर उन्होंने गुजारा और वो बरतानिया की सबसे ज्यादा जो तवील मुद्दत तक क्वीन रही हैं बरतानिया की। इसके ऊपर हम अब ये ब्रेकिंग न्यूज तो दे रहे हैं, लेकिन हम वापस अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जनरल साहब ये बताएं मुझे कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कह दिया और अब वो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और लोगों से मुशावरत कर रहे हैं कि पार्टी का नाम क्या हो। लेकिन इन दिनों उनके जो कुछ बयानात आए हैं उनमें उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की तारीफ की है और उन्होंने 370 और 35A की बहाली की बात भी की है और स्टेटहुड की बहाली की बात भी की है। तो क्या एक तो ये कि इस आजाद साहब के कांग्रेस छोड़ के कश्मीर में एक नई सियासी जमात बनाने से क्या हलचल मच सकती है इलेक्शंस में, और दूसरा ये कि अगर इन्होंने यही बातें करनी थी तो फिर क्या फर्क है इनकी पॉलिटिकल नैरेटिव में और प्रो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज जो है सो कॉल्ड PDP और दूसरी उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ बिल्कुल मिर्जा साहब, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ टिप्ट होने, मेरे को लगता है एक वो इंडिपेंडेंट पार्टी तो बनाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ तो मिल नहीं सकते। अगर बीजेपी में मिल गए तो उनका वजूद खत्म हो जाना था, क्योंकि मुझे लगता है उनकी जो होल्ड है अभी किश्तवाड़ डोडा इलाका जो उधर जहाँ से है, प्लस वैली में, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू और कश्मीर के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक अलग अपना ही आइडेंटिटी बना के चलेंगे और वो कुछ ना कुछ सीटें लेंगे जम्मू के इलाके में भी और कश्मीर घाटी में। हो सकता है आने वाले समय में वो बीजेपी से तालमेल करें, वो इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जम्मू और कश्मीर में जो दोनों तरफ जीत जाए, जो कि कश्मीर घाटी भी जीत ले और जम्मू का इलाका भी जीत ले। क्योंकि जम्मू के इलाके में जो इलाका है आपका, उस इलाके में आप देखेंगे कि बीजेपी का बोलबाला है, मगर जो कश्मीर घाटी है उसमें PDP भी है, NC भी है। वो अभी कांग्रेस का ज़्यादा खास वजूद नहीं था, मगर अब जो गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी लेके आएंगे वो कितना कर पाएंगे वहाँ पर, वो मुझे सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा, उसको कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि वो उनको वहीं मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी सीटें ज़्यादा कुछ मिल सकती है जम्मू रीजन में, वहाँ पर उनकी सक्सेस लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई गवर्नमेंट बनेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी जम्मू और कश्मीर में, वो कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, क्योंकि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होगी कि जो दोनों इलाकों को जीत ले। और जब तक आप दोनों इलाकों में नहीं जीतेंगे तो आपका गवर्नमेंट बनाना मुश्किल है। अब कह तो कुछ नहीं सकते, आने वाले समय में पॉलिटिक्स में कहना मुश्किल है, मगर कुछ एक ऐसा एनालिसिस लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद वो एक ऐसी पार्टी बन सकते हैं कि जो किंग मेकर हो और वो जिसके साथ लग जाए। लेकिन देखिए वो ठीक है आपकी बात, किंग मेकर पार्टी, पहले भी किंग मेकर पार्टियां जम्मू कश्मीर में रही हैं। एक नई किंग मेकर पार्टी भी आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर इनकी पार्टी का और इनका अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें और PDP के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नैरेटिव में कोई फर्क ना हो। और फिर इनको मैंने खास तौर पर इनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था कि आप पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपने मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन उन्होंने अभी तक तो उसका ना जवाब दिया है और ना ही POJ के और POGB के हवाले से उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी की। तो फिर कैसे ये हम मान के चले? जी हाँ बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, अगर वो बिल्कुल वही नैरेटिव लेंगे NC और PDP का,
तो फिर वो अपना वजूद खो देंगे, फिर तो उनमें और दूसरी पार्टी में तो कोई फर्क है नहीं। मुझे तो मेरे को यही लगता है कि वो जब भी डेंट बन सकता है जब वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड से चले और उसके बाद वो अपनी लें और फिर वो हो सकता है किसी पार्टी के साथ मिलाप कर सकते हैं। देखो मेरा मतलब ये है कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो दोनों तरफ हो, जो जीत जाए कश्मीर घाटी भी और जम्मू के इलाका। जब तक आप दोनों इलाके नहीं जीतेंगे आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते। इसका मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट होगी, और कॉलिशन गवर्नमेंट होना गुलाम नबी आजाद का और बीजेपी का होना क्वेश्चन उठ सकता है कि हो सकती है, मगर उसके साथ गुलाम नबी आजाद को कुछ सीटें जीतनी पड़ेंगी। अब वो जीतने के लिए क्या नैरेटिव रखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किस नैरेटिव से कश्मीर घाटी में कितना इम्पैक्ट होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। मगर मैं इस बात से बिल्कुल आपसे सहमत हूं, अगर वो यही लाइन लेते हैं जो एनसी और पीडीपी की, फिर फर्क क्या है, क्योंकि वो तो नेशनलिस्ट है और वो हरदम ये बोलते रहे हैं कि भी हाँ मैं ये मानता हूँ स्टेटहुड मिलनी चाहिए, पर वो तो गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेटहुड दी जाएगी, इलेक्शन हो रहे हैं एक बार और उसके बाद स्टेटहुड मिलेगी, पहले इलेक्शन फिर स्टेटहुड। तो ऐसे में पहले इलेक्शन फिर स्टेटहुड, ये जो है ऑलरेडी बीजेपी का वादा है। तो अगर गुलाम नबी आजाद साहब आज ये मुतालबा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कर रहे हैं इस किस्म के बिल्कुल जो है वो डिमांड करके। और नाजरीन आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। हम अपने शो के अख्ताम की तरफ आ रहे हैं। मुझे और जनरल के सवाज जी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले मैंने आज फिर आपके लिए एक पहाड़ी लोकगीत जो है वो निकाल के रखा है, जो आज पिछली दफा की तरह आज भी हम चलाएंगे। आप एंजॉय कीजिए। आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को लंदन टाइम 6:30 बजे। जय हिंद। जय हिंद। कोई कसियां वे सुक गईयां, गल तेरे सुन सुन के मेरा रो मुक गईयां। चिट्टी चादर पे छिबदी लख वारी ठाक रहियां, तेरे माड़े ना निभदी सुक गईयां, गल तेरे सुन सुन के मेरा रो मुक गईयां। चिट्टी चादर पे छिबदी लख वारी ठाक रहियां, तेरे माड़े ना